वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। तो दोस्तों आज का ये वीडियो एक बहुत ही नॉलेजेबल ब्लॉग होने वाला है। नॉलेज के साथ साथ में इंजॉय भी काफ़ी मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आज मैं अपने जवार के खेत में आया हुआ हूँ। लास्ट ब्लॉग के अंदर हमने देखा है जवार, बाजरा और मूंग की क्रॉप, लेकिन फ्रेंड्स वो छोटी अवस्था की क्रॉप थी, लेकिन ये जवार की क्रॉप्स काफ़ी बड़ी अवस्था के अंदर हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो सिटी के अंदर रहते हैं वो लड़के जवार की फसल को कभी भी देखे ही नहीं हैं, वो तो सीधा आटा लाते हैं। लेकिन जो गांव के लोग हैं वो भली भांति प्रकार से जानते हैं कि जवार, मूंग और बाजरे की फसल कैसी होती हैं। और फ्रेंड्स ये एक तरफ ये मेरा खेत है जहाँ पे ये जवार बोई हुई है, और दूसरी तरफ ये आप पड़ोसी का खेत देख रहे होंगे। आप देख लीजिए, दोनों खेतों के अंदर बिल्कुल डिफरेंस है। एक ये खेत पूरा का पूरा भरा हुआ है, ठीक है ना, इतनी जमार है अंदर की चलना मुश्किल होता है अंदर, और एक ये खेत काफ़ी खाला पड़ा है। तो ये किस वजह से हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि हमने थोड़ी बहुत इस साल वैज्ञानिक ढंग से खेती की है। वैज्ञानिक ढंग से खेती करने का मतलब यही है कि सीमित मात्रा के अंदर सिंचाई, कब उर्वरक देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, कौन सी हर्बिसाइड्स दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, निराई कब करनी चाहिए, कितनी गुड़ाई करनी चाहिए, ये सभी के बारे में नॉलेज रखते हुए हमने इस खेत की भली भांति देख रेख की हैं। इसलिए ये आज परिणाम सामने है। और दूसरा ये खेत, इसके अंदर बहुत ही कम मात्रा के अंदर जवार है। उससे पहले ये इंट्रोडक्शन शुरू करें, पहले मैं आपको एक कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये है वो इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको अभी दिखाने वाला था। जो सिटी के अंदर रहते हैं वो सोच रहे होंगे कि ये एक घर है क्या। हाँ, एक घर तरह का ही है। और जो गांव के अंदर रहते हैं उनको तो सभी को पता ही होगा कि ये चीज़ क्या है। अगर पता है तो कमेंट के अंदर बताना। ये एक लकड़ी का, जो लकड़ी के 4 पोल लेके यहाँ पर ये लगाए हुए हैं, और उनके ऊपर ये एक चारपाई लगाई हुई है। ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इस खेत के अंदर अच्छी प्रकार से बाढ़ भी इतनी नहीं है, और होती हैं फिर भी जंगली पशु खेत को नुकसान पहुंचा देते हैं, खेत की फसल को हानि पहुंचा देते हैं। यहाँ पर जंगली पशु से बहुत सारी हानि हो जाती है फसलों को। इसलिए रात्रि के समय अपने ही परिवार का सदस्य कोई यहाँ पर सोता है, ताकि वो फसल की अच्छी प्रकार से देख रेख कर सके। उसके ठहरने के लिए, उसके सोने के लिए ये देसी जुगाड़ अपनाया जाता है, जो कि एक घर की तरह होता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको जवार की फसल दिखाता हूँ किस प्रकार की होती हैं, एकदम A to Z बताऊंगा। और जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम एक एक चीज़ करके, ठीक है ना, साइंटिफिक रूप से हम जानेंगे कि जवार की फसल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इसका कुल कौन सा होता है। ये संपूर्ण जवार की फसलें अगर कोशिश रही तो इसके अंदर भी घुसकर हम देखेंगे। अंदर चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही HDP के अंदर लगाई हुई है, हाई डेंसिटी प्लांट के अंदर लगाई हुई हैं। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी प्रकार से नॉलेज दूंगा। कितनी बीज दर रखते हैं, इसका जो पुष्पक्रम होता है वो क्या कहलाता है, बिल्कुल A to Z। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों ये जवार की फसलें कुछ इस टाइप से ये जवार की फसल होती हैं। अगर हम इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो जवार का वैज्ञानिक नाम सोरगम बाइकलर है, और इसका कुल ग्रेमीनी या फिर पोएसी है। उद्गम स्थल भारत भी मानते हैं और अफ्रीका भी माना जाता है। तो ये इस प्रकार की होती हैं जवार की क्रॉप, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपने जवार की फसल देखी होगी, जवार का पौधा देखा होगा कि भाई जवार का पौधा किस टाइप का होता है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल लेवल की बात करते हैं, कुछ अलग लेवल की बात करते हैं कि जवार में के अंदर बीज दर होती हैं। बीज दर का मतलब होता है कि अगर हमको 1 हेक्टेयर के अंदर फसल लगानी है, 1 हेक्टेयर का मतलब होता है कि 4 बीघे, अगर हमको 4 बीघे के अंदर जवार की फसल बोनी है तो उसके लिए कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। तो जवार के लिए सामान्यतः ये 15 से 20 किलोग्राम। अगर हमको दाना चाहिए, हम जवार की फसल दाने के लिए उगा रहे हैं, तो हमको कम से कम 15 से 20 किलोग्राम बीज बोना पड़ेगा मर्दा के अंदर। लेकिन अगर हमारा उद्देश्य है कि हमें चारा चाहिए, पशुओं के लिए चारा चाहिए, तो उसके लिए हम 35 से 40 किलोग्राम जवार 4 बीघों के अंदर बोएंगे। और ये पीछे मैं आपको फिर दिखाना चाहूँगा, ये जवार की फसल है। और सिंचाई, वैसे ये एक रेनफेड क्रॉप है। रेनफेड का मतलब होता है ये बारहनी क्रॉप है, सिंचाई की इसके अंदर आवश्यकता नहीं होती है, ये बारिश पर निर्भर रहती हैं। खरपतवार के लिए, अगर जवार की फसल के अंदर खरपतवार हैं तो उसके लिए एंट्राजीन व सीमाजीन का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि मार्केट के अंदर
बिल्कुल सस्ते दाम के अंदर उपलब्ध होते हैं। उसके बाद में जवार की फसल काफ़ी बड़ी हो जाती हैं तो वानस्पतिक वृद्धि के लिए हम यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन पाई जाती हैं। मैंने अपने इस खेत के अंदर यूरिया डाला था और यूरिया का प्रयोग फर्टिगेशन के रूप में किया जाना चाहिए। फर्टिगेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना। जैसे मान लो कि बारिश आ रही है और हम इसके अंदर यूरिया छिड़क रहे हैं तो ये एक फर्टिगेशन हो गया, ठीक है। यानी कि खेत के अंदर बहते हुए पानी के अंदर यूरिया का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो यूरिया के दानों के अंदर नाइट्रोजन होती हैं वो पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। एक चीज़ और दोस्तों, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने कई बार किताबों के अंदर पढ़ा है कि जवार, बाजरा, मक्का के अंदर सहायक जड़ें पाई जाती हैं, प्रॉप रूट्स पाई जाती हैं। अब वो प्रॉप रूट्स क्या होती हैं ये सिर्फ हमने आज तक किताबों के अंदर पढ़ा है लेकिन कभी भी प्रैक्टिकल के रूप में देखा नहीं है। और एग्रीकल्चर एकमात्र ऐसी सब्जेक्ट हैं जिसको प्रैक्टिकल के रूप में भी समझना उतना ही आवश्यक है जितना कि याद करना या रटना आवश्यक है। रटना भी फिर भी आवश्यक नहीं है लेकिन एग्रीकल्चर को प्रैक्टिकल के रूप में समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम ये वाकई में बिल्कुल प्रैक्टिकल के रूप में जानेंगे कि प्रोप जड़ें या फिर सहायक जड़ें क्या होती हैं। तो दोस्तों ये एक पौधा है जवार का, इसके अब हम रूट एरिया के अंदर जाते हैं और वहाँ पर हमको पता चलेगा कि प्रोप रूट्स क्या होती हैं। जैसे कि ये थोड़ा बहुत यहाँ से साफ कर देते हैं इसको, तो आप देख रहे होंगे ये जो रूट्स है ना यही कहलाती हैं प्रोप रूट्स या फिर सहायक जड़ें। जो इसकी मेन जड़ें हैं जो इसको पोषण प्रदान करती हैं वो तो ज़मीन के अंदर नीचे होगी। तो अब हम बात करते हैं कि जवार की फसल को उगाने के लिए कैसी परिस्थिति होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जवार की फसल है ना, ये एक खरीफ ऋतु की फसल है, यानी कि इसको जून जुलाई के अंदर बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर यानी कि दीपावली से 10-15 दिन पहले इसकी कटाई की जाती हैं। और जवार की फसल की उपज भी अच्छी खासी हो जाती है, 250 से 300 क्विंटल चारा। मेन राजस्थान के अंदर जवार की फसल को इसीलिए उगाया जाता है कि पशुओं को खिलाने के लिए चारा मिल जाए बस। इसको उगाने के लिए ये गर्मियों के अंदर उगाई जाती हैं तो इसको उगाने के लिए एक उपयुक्त तापमान यानी कि 32 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस अगर किसी क्षेत्र का तापमान है तो वहाँ पर आसानी से जवार की फसल उगाई जा सकती हैं। और बाकी थोड़ी बहुत नमी भी होनी चाहिए, बाकी वातावरण एकदम साफ़ होना चाहिए। एंड दोस्तों जब फसल काफ़ी बड़ी होती हैं तो इसके स्टेम के अंदर जब रस की मात्रा भर जाती हैं तब यहाँ पर एक रोग हो जाता है लाल सड़न। ज़्यादातर लाल सड़न जो प्रमुख रोग है वो गन्ने के अंदर होता है, शुगर केन के अंदर होता है, क्योंकि उसके अंदर रस की मात्रा ज़्यादा होती हैं। तो जवार के फसल में भी रस की मात्रा होती है, इसलिए वो रोग थोड़ा बहुत यहाँ पर जवार की फसल के अंदर भी लग जाता है। तो उसके लिए मार्केट में एक दवा आती है फोरेट या फिर क्लोरपाइरिफॉस दवा का छिड़काव करना चाहिए ताकि जो भी कीट हैं, जो भी इंसेक्ट्स हैं या जो भी फसल के अंदर भयंकर डिजीज़ लगी हुई है वो समाप्त हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं और फसल से हमें अच्छी उपज प्राप्त होती हैं। सो दोस्तों ये था आज का एक ब्लॉग। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना।